कहते हैं कि साहित्य में समाज की, सियासत की और हमारे आसपास की दुनिया की अभिव्यक्ति होती है। साहित्य में संवेदना होती है, सामाजिक सरोकार होते हैं और लेखन के क्षेत्र में साहित्य और संस्कृति का, सियासत का एक बड़ा हिस्सा होता है। अभिव्यक्ति के इस अंक में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं साहित्य और सियासत के रिश्तों की कहानी। इसकी पड़ताल करते हैं। नमस्कार, अभिव्यक्ति का यह अंक लेकर मैं आपके साथ हूं, अतुल सिन्हा। पहले देख लेते हैं हमारे इस कार्यक्रम में क्या है खास। अपनी कवर स्टोरी में हम पड़ताल करेंगे कि कितना गहरा है साहित्य और सियासत का रिश्ता। पत्रकार, लेखक और कवि प्रियदर्शन से होगी बात मुलाकात। और देश के तमाम आंदोलनों की पड़ताल करने वाली किताब आंदोलनजीवी पर करेंगे चर्चा इसके लेखक विनोद अग्निहोत्री से। तो सबसे पहले अपनी कवर स्टोरी में आपको दिखाते हैं साहित्य और सियासत के रिश्तों से जुड़ी यह पड़ताल। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या लेखक या साहित्यकार को देश की सियासत या वैचारिक प्रतिबद्धता के दायरे में बंधना चाहिए या नहीं। साहित्य पर सियासत का कितना असर होता है और लेखक के सरोकार क्या होने चाहिए। कोई लेखक या कवि अपने आसपास की दुनिया को, समाज को, रिश्तों को या प्रकृति को कैसे देखता है। बेशक ये उसका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन वह अपने साहित्य के जरिए कौन सा संदेश पाठकों को देना चाहता है, यह एक अहम सवाल जरूर है। जब भी साहित्य की चर्चा होती है, प्रेमचंद को जरूर याद किया जाता है। अगर उनकी बात करें तो वो साहित्य को सियासत के आगे चलने वाली मशाल के तौर पर देखते थे। बेशक उनके लेखन का कालखंड ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर का रहा हो, लेकिन वे हमेशा कहते थे कि भारत को न सिर्फ ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति चाहिए, बल्कि आंतरिक उपनिवेशवाद से भी आज़ादी चाहिए। पूंजीवादी शोषण, सामंती जकड़न, ब्राह्मणवाद, सांप्रदायिकता जैसी विसंगतियों से मुक्ति की बात वो करते हैं और उनकी रचनाओं में ये साफ दिखता भी है। जाहिर है प्रेमचंद और उस दौर के तमाम साहित्यकार सत्ता के जन विरोधी चरित्र के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज प्रतिरोध की इस आवाज का फलक और बड़ा हुआ है। आज के दौर के बहुत से साहित्यकार मानते हैं कि सबकी अपनी राजनीतिक चेतना होती है। दलगत राजनीति की तरह साहित्यकारों की भी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं होती हैं, यानी साहित्य पर राजनीति का प्रभाव हमेशा से रहा है। दरअसल कोई भी साहित्य समाज से जुड़ा होता है और राजनीति समाज का अहम हिस्सा है। लेकिन मुख्य बात है रचनात्मक ईमानदारी, संवेदनशीलता और मानवीयता। बेशक साहित्य के तमाम आयाम हैं, लेकिन कहानी, कविता, नाटक या कोई आलेख जब तक आम पाठक के करीब नहीं पहुंचता, पाठक उसमें खुद को नहीं देखता या इसे यथार्थ के करीब नहीं मानता, तो वह साहित्य की मूल अवधारणा से कहीं दूर रह जाता है। और जब आप समाज को व्यापकता में देखते हैं तो सियासत को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। साहित्य चाहे समाज के विभिन्न तबकों की बात करता हो, परिवार या रिश्तों से जुड़ा हो या फिर घटनाओं पर केंद्रित हो, उसमें कहीं ना कहीं सियासी हालात और उसका आम जीवन पर पड़ने वाला असर दिखेगा ही। तय लेखक को करना है कि वह इसे किस शैली और किस भाषा में पेश करता है और पाठक इसे किस नजरिए से पढ़ता और समझता है। लेकिन ये तय है कि बगैर सियासी परिदृश्य या इसके असर को समझे बेहतर जनता से जुड़ा हुआ साहित्य नहीं रचा जा सकता। साहित्य और सियासत के रिश्तों पर बात करते हुए हम साहित्य के तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज बात मुलाकात के हमारे ख़ास सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं प्रियदर्शन, जो पेशे से तो पत्रकार हैं, लेकिन एक बेहद सुलझे हुए संवेदनशील लेखक हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, जिनकी दृष्टि राजनीतिक तौर पर बहुत साफ है। तो मिलते हैं प्रियदर्शन से। पेशे से पत्रकार, मिजाज से लेखक, कवि और यूं कहिए कि कल्चरल एक्टिविस्ट।
साहित्यिक आयोजनों के एक मंझे हुए मंच संचालक प्रियदर्शन अपनी संवेदनशील और धारदार कविताओं के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर खबरिया चैनलों की दुनिया में आपकी चेतना को कुंद करने और लिखने पढ़ने की ललक को खत्म कर देने की परंपरा रही है, लेकिन प्रियदर्शन ने इस मिथ को तोड़ा है। लगातार लिखते पढ़ते हैं, लगभग सभी गंभीर साहित्यिक आयोजनों में बेबाकी से हिस्सा लेते हैं, अपनी बात कहते हैं और समाज, सियासत और लेखन की दुनिया को लेकर अपनी साफ दृष्टि जाहिर करते हैं। मूलतः झारखंड के हैं। रांची विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद पत्रकारिता में आए, पहले अखबारी और बाद में टेलीविज़न की खबरिया पत्रकारिता। एक उपन्यास जिंदगी लाइव, 2 कहानी संग्रह बारिश, धुआं और दोस्त, उसके हिस्से का जादू और चर्चित कविता संग्रह नष्ट कुछ नहीं होता समेत अब तक 18 किताबें लिख चुके हैं। कई महत्वपूर्ण लेखकों की रचनाओं का अनुवाद किया है और निरंतर साहित्यिक मंचों पर सक्रिय रहते हैं। स्पंदन सम्मान समेत उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। हमारे इस खास सेगमेंट बात मुलाकात में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, कवि, नाटककार अब हो गए हैं प्रियदर्शन जी। तो प्रियदर्शन जी, आपका बहुत स्वागत है। और आज हम जिस चर्चा को शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ बांटना चाहते हैं, वो है साहित्य से आप लंबे समय से जुड़े हैं और आपने राजनीति को भी बहुत करीब से देखा है। और साहित्य और राजनीति का जो एक रिश्ता रहा है, आज से नहीं, आज़ादी के पहले से और आज तक, इसको आप कैसे देखते हैं? लगता है क्या आपको लगता है कि साहित्य और राजनीति के बीच कौन सा रिश्ता है, कैसा रिश्ता है? देखिए, लोहिया को मैं बहुत कोट करता हूँ, राम मनोहर लोहिया को। उन्होंने एक बात धर्म और राजनीति के संदर्भ में कही थी कि राजनीति जो है वो अल्पकालिक धर्म है और धर्म जो है दीर्घकालीन राजनीति है। मैं धर्म को रिप्लेस करना चाहता हूँ साहित्य से। साहित्य अपने आप में दीर्घकालीन राजनीति है। राजनीति भले अल्पकालिक साहित्य हो ना हो, लेकिन जब हम लिखते हैं, साहित्य जो है अनिवार्यतः अपने समय को संबोधित होता है। और कम से कम पिछले 300 सालों की जो दुनिया है, जो औद्योगिकरण, मध्यवर्ग और लोकतंत्र के विकास के साथ विकसित हुई है, इस दुनिया में राजनीति को संबोधित किए बिना साहित्य का काम नहीं चल सकता है। और दुनिया भर के लेखक हों या चाहे देश के लेखक हों, मतलब दुनिया के उदाहरणों पे न जाएं, अगर देश में ही देखें तो आज़ादी की लड़ाई के समय हमारे कई लेखक जेल गए। लगातार वो लिखते भी रहे, जेल भी जाते रहे। वो या जो जेल नहीं गए, लेकिन जिन्होंने अपने लेखन में अन्याय की, महाजनी सभ्यता की, इन सब की मुखालफत की, तो उनके लेखन में भी वो राजनीति रिफ्लेक्ट होती रही। साहित्य आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि शुरू के कुछ वर्षों तक सब देश बना रहे थे, साहित्यकार भी देश बना रहे थे, लेकिन मैं पाता हूं कि उस समय के राजनीति का सबसे तीखा क्रिटिक, सबसे गहरी आलोचना अगर मिलती है तो साहित्य मिलती है। आप 2 लेखकों को 60 के दशक के मुक्तिबोध को याद करें तो मुक्तिबोध को देखें और जो नेहरू के दौर के बारे में हमारी कल्पना है देखें तो लगता है कि कितने सख्त आलोचक मुक्तिबोध थे और कितनी गहराई से समाज को पहचान रहे थे। धूमिल ने पटकथा जैसी लंबी कविता लिखी जो उसी दौर के हिंदुस्तान को लेकर थी। बाद के दौर में भी नेहरू पे बहुत लिखा गया। इमरजेंसी के समय भी कई लेखकों ने, रेणु जेल गए, हालांकि रेणु ने बाद में अपने आप का कुछ और कहा, नागार्जुन ने विरोध किया। तो जब नक्सलवादी क्रांति शुरू हुई, नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, तो उसने साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। आलोक धनवा और दूसरे कई कवि उस नक्सल धारा से आए। तो साहित्य और राजनीति के बीच का अंतर संबंध तो अविभाज्य है। आज एक चीज हो रही है कि हर दूसरी घटना पे हम एक कविता लिख देने को तत्पर हो रहे हैं। ये सोशल मीडिया का दबाव कुछ ज्यादा है, लेकिन इस दबाव के बावजूद
साहित्य और राजनीति के संबंध जो हैं वो मतलब रिफ्लेक्ट होते हैं। और राजनीति कई बार जिन सच्चाइयों को छुपा लेती है या इतिहास जिन सच्चाइयों पे कम नजर डालता है, साहित्य उनको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। जैसे विभाजन के समय की जो त्रासदियां हैं, उनका एक पक्ष अगर आप मंटो की कहानियां ना पढ़ें तो आपको समझ में नहीं आएगा। मंटो को पढ़ते हुए समझ में आता है कि हम किस तरह के सामाजिक हालात में थे। तो ऐसी कई चीजें आपको मिलेंगी लगातार जो राजनीति के आलोचनात्मक पक्ष को साहित्य में मतलब साहित्य में उसको देखा जा सकता है। जैसे प्रगतिशील साहित्य की बात जब हम करते हैं, हाँ। तो जो ये प्रगतिशील साहित्य है, उसका राजनीति से क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना? देखिए, असल में ये सारा शुरू हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध की राजनीति थी और जिसमें दुनिया भर में मार्क्सवाद एक बड़े विचार की तरह देखा जा रहा था और सोवियत संघ ने सोवियत साहित्य के प्रचार पे बहुत पैसे खर्च किए। दूसरी तरफ अमेरिका भी पैसे खर्च कर रहा था लेखकों को बुलाने में। लेकिन अब ध्यान दीजिए तो जो पूंजीवादी या कलावादी लेखन का प्रचार था उसने लेखकों को कम आकर्षित किया, ज्यादा आकर्षित किया इस वाम प्रचार ने। क्यों किया? क्योंकि लोगों ने पाया कि ये हमारी सच्चाई के ज्यादा करीब है। 70 और 80 और 60 के दशकों का जो हिंदुस्तान था, एक गरीब हिंदुस्तान था जिसको शोषण के खिलाफ, जिसको अन्याय के खिलाफ लड़ना था। उसको लगा कि लड़ाई जो है मार्क्सवादी लेखन, मार्क्सवादी साहित्य के जरिए लड़ी जा सकती है। तो विचारधाराओं का तो एक सिलसिला वहां से शुरू होता है, लेखक संगठन बनते हैं। सच है कि उसका एक पक्ष ये था कि विचारधारा के नाम पे कई बार बहुत औसत कहानियां लिखी गईं, कई बार अच्छे लेखकों को किनारे करने की कोशिश हुई। अज्ञे और निर्मल वर्मा प्रगतिशीलों के निशाने पे लंबे समय तक रहे। हालांकि निर्मल पहले कम्युनिस्ट ही थे पोलैंड जाने के पहले, और उनकी कहानी परिंदे पे नामवर जिन जो लिखा था कमाल का लिखा था। लेकिन बाद के वर्षों में निर्मल वर्मा, अशोक वाजपेयी, अज्ञे, ये सब जिसको प्रगतिशील लेखक बोलते हैं या विचारधारा, वाम विचारधारा के निशाने पे रहे। 90 के बाद जब ये सारे दुर्ग टूटते दिखे, जब विचारधारा विहीन सी दुनिया दिखी, तब लोगों को समझ में आया कि असल में जो संकट है वो तो बने हुए हैं, उन संकटों से लड़ने के औजार आपके पास से जा चुके हैं। अब आप निहत्थे खड़े हैं। इसमें साहित्य क्या करता? तो कहीं वो मतलब अतिरिक्त आत्मविसर्जन में जाता दिखा, कहीं वो अतिरिक्त अराजकता में जाता दिखा। लेकिन विचारधारात्मक साहित्य, विचारधारा के साहित्य ने काफी कुछ दिया। सारी चीजों के बावजूद आप देखिए तो दुनिया भर में जो सबसे बड़े लेखक हैं, मतलब टॉल्स्टॉय हों, चेखव हों, गोर्की हों, तुर्गनेव हों, वो सब मुझे हिंदी के लेखक लगते हैं। ब्रेख्त हों, कवि पाब्लो नेरुदा हों, इसीलिए आज वो नाजिम हिकमत हों। हाँ, अपने देश में भी चूंकि वो हमारे समय की सच्चाई को रिफ्लेक्ट करने वाली चीजें थी। ठीक है कि उनके नाम पे मतलब कलावाद के नाम पे बहुत सारी बकवास रचनाएं लिखी गई और वामपंथ के नाम पे बहुत सारा कूड़ा लिखा गया, लेकिन तब भी इसके समानांतर जो श्रेष्ठ साहित्य था वो बहुत बड़ा था और उसने लेखकों को एक तरह का वैचारिक उनके विकास में बहुत मदद की। हम तमाम लोग कहीं ना कहीं हम उसके विरुद्ध भी गए, ऐसा नहीं। देखिए, जो साहित्य के वाक्य मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं उनमें एक ग्राहम ग्रीन का है। वो बोलता है कि लेखकों को चोर और तस्कर की तरह काम करना चाहिए, बिल्कुल दबे पांव। उनको विचारधाराओं के दुर्गों का प्रहरी नहीं होना चाहिए, उनको वहां कच्चे हिस्से देखने चाहिए, दीवारों में जो पोपले हिस्से हैं वो देखने चाहिए। तो एक लेखक का काम विचारधारा के दुर्गों की रक्षा करना नहीं, विचारधारा मजबूत रहे इसलिए उसकी विडंबनाओं को समझना भी है। तो यहाँ कई लेखक चूके, ठीक है। चीन में कई लेखकों ने बाद में माफी मांगी, जो कुछ हुआ। मोयान का जो अभी आया है जिस पर इनको नोबेल प्राइज मिला कई साल पहले, अब तो होगी पुरानी बात, तो उसकी किताबों में उस पश्चाताप की छाया दिखाई पड़ती है। तो राजनीति उस दौर की भी
जिसपे विचारधारात्मक आग्रहों पे साहित्य बटा हुआ था। एक तो कलावाद जैसी कोई चीज होती है, कला तो होगी ही, साहित्य है तो कला होगी ही, लेकिन कलावाद का मतलब अगर विचार का निषेध था तो उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कला भी अपने आप में एक विचार है। विचारधारा का जहां तक सवाल है, उसने हम तमाम लोगों को समृद्ध किया। उसी विचारधारा से हम विचारधारा की सीमाओं को समझने में भी समर्थ हुए। एक बात और जो कहा जाता है कि मार्क्सवाद खत्म हो गया, देखिए 19वीं सदी में 3 ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने दुनिया के सोचने का ढंग हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक मार्क्स थे, एक डार्विन थे और एक फ्रायड थे। एक ने कहा कि असली दुनिया हमारे दिमाग के भीतर बसती है, एक ने विकासवाद का सिद्धांत समझाया, और एक ने संघर्ष और शोषण और इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर की अवधारणा दी। यह सारी चीजें जो दी मार्क्स ने, एक ऐतिहासिक विकास क्रम की बात की। तो आज राजनीतिक तौर पे मार्क्सवाद विफल भले प्रतीत हो रहा हो, आज आप मजाक उड़ा सकते हैं कि भारत में वामपंथी तो 100 टुकड़े बटे और कहीं नहीं बचे हैं, उनका एक भी किला नहीं बचा है, लेकिन विचार के तौर पर तो वो बचा हुआ है हमेशा। और उनके मुहावरे, मतलब अगर आप रोटी की बात करते हैं तब चाहे जिस दल में हो, असल में आप प्रेरित तो वहीं से हैं। आप रोजगार की बात करते हैं तब अगर आप बराबरी और न्याय की बात करते हैं तो आपकी प्रेरणाएं, आपके दबाव कहीं वहीं से आ रहे हैं, चाहे आप जहां भी हो। सत्ता हमेशा ऐसे साहित्य से डरती है, क्यों? हाँ, डरती है और चिढ़ती है, दोनों बातें हैं। हाँ, क्योंकि साहित्य हमेशा उसकी आलोचना करता है, उसकी सीमाएं बताता है। और ये मैंने तो पाया है कि कोई भी, मतलब पत्रकारिता हो चाहे साहित्य हो, कोई भी सरकार, चाहे वो अटल जी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार हो, किसी सरकार को आलोचना पसंद नहीं आती है। लेकिन हमारा काम असल में अगर है तो यही कि हम उस की वैध आलोचना करें, बताएं कि यहाँ सुराख है, यहाँ से पानी रिस रहा है, यहाँ मर्ज बड़ा हो रहा है। सरकारें इसको देखना नहीं चाहती हैं। तो एक बात तो ये है, लेकिन हमारे समय में मतलब कई बार विचारधाराएं जब नहीं होती हैं आपके पास, जब विचार नहीं होता है आपके पास, तो आप एक बड़ी खतरनाक स्थिति में अपने आप को पाते हैं, जिसको मैंने इन वर्षों में बहुत महसूस किया। देखिए, मैंने इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखा, राजीव गांधी के खिलाफ लिखा, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लिखा, सबके खिलाफ लिखा, जो सत्ता में रहा, मनमोहन सिंह के खिलाफ लिखा, चिदम्बरम के खिलाफ लिखा, राहुल गांधी के खिलाफ लिखा, सबके खिलाफ लिखा, मोदी जी के खिलाफ भी लिखा। पहले जब मैं लिखता था तो लगता था कोई मंत्री न टोके, कोई संतरी न टोके। ये पिछले 10 वर्षों में पहली बार हुआ है कि बगल में बैठा पत्रकार पूछता है, तुम सरकार के खिलाफ क्यों लिख रहे हो? मेरे रिश्तेदार पूछते हैं, तुमको मोदी जी से इतनी चिढ़ क्यों है? बिल्कुल। तो समाज में जो दरार पैदा हुई है, समाज में आलोचना को न झेलने का, न स्वीकार करने का एक नया अभ्यास पैदा हुआ है, वो खतरनाक है। और प्रियदर्शन जी, वैसे तो हम और भी बहुत सारी बातें हैं जो कर सकते हैं, टुकड़े टुकड़े में करेंगे भी आगे। फिलहाल आपने इतना वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि डीबी लाइव के जो दर्शक हैं वो आपकी तमाम जो बातें हैं, आपकी जो रचनाएं हैं और आपका जो विचार है, उससे उनको बहुत फ़ायदा भी होगा। निश्चित तौर पर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, मुझे भी इस मंच पे अच्छा लगा। हमने बहुत सारी बात बहुत अनौपचारिक ढंग से की। नहीं, ये चर्चा अनौपचारिक ही है, बहुत औपचारिक ढंग से। हाँ, यही। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हमारे दर्शकों श्रोताओं को कुछ पसंद आएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। और अब आपको ले चलते हैं अपनी लाइब्रेरी में, जहां हमारे बुक शेल्फ में इस बार देश के तमाम जन आंदोलनों को सामने लाने वाली, उसकी पूरी डायनेमिक्स की पड़ताल करने वाली एक ख़ास किताब है, आंदोलन जीवी। जी हाँ, ये किताब पत्रकार और लेखक विनोद अग्निहोत्री ने लिखी है, जिसकी काफ़ी चर्चा है इन दिनों। देश के तमाम आंदोलनों की उन्होंने इसमें पड़ताल की है। तो मिलते हैं विनोद अग्निहोत्री से इस खास चर्चा में। अपने इस खास सेगमेंट में आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं, वह हमारे देश में जो तमाम आंदोलन हुए
उससे जुड़ी हुई ये बहुत ही चर्चित किताब विनोद अग्निहोत्री ने लिखी है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन तमाम आंदोलनों से बहुत करीब का रिश्ता विनोद जी का रहा है, और उन्होंने बहुत एक पत्रकार की दृष्टि से भी और एक एक्टिविस्ट के दृष्टि से भी इन पूरे आंदोलनों को बहुत करीब से देखा है। तो ये इनकी किताब है आंदोलन जीवी, जिसे अभी छापा है सेतु प्रकाशन ने। अभी इसका दूसरा, पहले इसे पाखी ने छापा था और अब इसे सेतु प्रकाशन ने छापा है। इस आंदोलन जीवी किताब के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद जी खुद मौजूद हैं, इस किताब के लेखक। ये इनकी पहली किताब है विनोद जी की, और विनोद जी ने तमाम विषयों पे काम किया, किसानों पर ख़ास तौर से बहुत काम किया है, और इनके पत्रकारिता का जो लंबा जो इनका सफ़र रहा है उसमें आंदोलनों को इन्होंने बड़े करीब से देखा है। तो इस किताब पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आंदोलन जीवी। सबसे पहले तो यही एक ऐसा विषय है, ऐसा नाम है जो पाठकों को लगता है कि भाई आंदोलन जीवी, आपने इसका नाम कैसे रख दिया और क्यों रखा? देखिए, इसके पीछे की पृष्ठभूमि समझिए। आंदोलन जीवी शब्द कब कैसे आया जी। जब दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा था और किसान दिल्ली को घेरे हुए थे, तब संसद में प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने इंगित किया कुछ ऐसे लोगों को जो हर आंदोलन में दिखाई पड़ते हैं जी। तो उन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि आंदोलन जीवी लोग इस समय काम कर रहे हैं। तो एक तरह से व्यंग था। अब उस व्यंग का जवाब अपने अपने तरीके से उन लोगों ने दिया भी। मैं जब किताब लगभग पूरी हो चुकी थी तो मुझसे कुछ मिलने आए थे किसान नेता, तो उनसे बात चल रही थी। तो उनमें एक किसान नेता, जैसे मैंने किताब में जिक्र भी किया है अपनी भूमिका में, आत्मजीत सिंह एक किसान नेता थे। उन्होंने कहा कि आप टाइटल क्या रख रहे हैं, शीर्षक क्या रख रहे हैं? मैंने कभी सोचा नहीं है, कुछ देखते हैं क्या हो सकता है। तो उन्होंने सुझाया कि इसका आंदोलन जीवी क्यों नहीं रख देते नाम। तो मैंने कहा आंदोलन जीवी तो बड़ा व्यंग्यात्मक शब्द है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है आंदोलनकारियों के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, व्यंग्यात्मक तो है, लेकिन आप तो इसको स्पष्ट कीजिए कि आंदोलन जीवी का दूसरा अर्थ भी हो सकता है। एक तो आंदोलन जीवी जिस संदर्भ में प्रयोग किया गया सत्ता पक्ष की तरफ से, उसका मतलब ये था कि आंदोलन जिनकी जीविका है वो आंदोलन, जैसे परजीवी होता है उस तरह आंदोलन पर ही जो लोग निर्भर हैं, वो उस संदर्भ में किया गया उसका। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आंदोलन जिनका जीवन ही आंदोलन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आंदोलन को दे दिया, वो भी तो आंदोलन जीवी हो सकते हैं। तो हमने कहा ये बात तो सही है, बात मुझे समझ में आई। बोले आप इस दृष्टि से क्यों नहीं लिखते आंदोलन जीवी? तो मैंने फिर उसको आंदोलन जीवी से रखा, क्योंकि महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे, सारा जीवन उनका आंदोलनों में ही बीता। तो आपने ये जो लोहिया, हाँ बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने भी आंदोलन हुए इस देश में, और जो तमाम जो आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे और बाकी लोग भी कहीं ना कहीं आंदोलन जीवी ही कहे जाएंगे। बेशक इसका अर्थ प्रधानमंत्री जी चाहे कुछ भी कहें, उनका जो भी मकसद रहा हो, लेकिन इस किताब के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपने इसमें कब से कब तक का जो आंदोलन का जो इतिहास है भारत में, और उसके अलग अलग जो रूप दिखाई पड़े, जो जन संघर्षों से उपजे हुए तमाम आंदोलन। देखिए अतुल जी, इसमें आज़ादी के बाद देश में बहुत सारे जन आंदोलन हुए और अलग अलग इलाकों में हुए, अलग अलग मुद्दों पर हुए। कुछ ऐसे थे जो राजनीतिक दलों का जिनका समर्थन था, कुछ ऐसे थे जो गैर राजनीतिक संगठनों ने किए। अब सबको समेटना तो एक किताब में संभव नहीं था और उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ती, बहुत एकेडमिक काम भी करना पड़ता। और ये किताब मैंने चूंकि एक रिपोर्टाज के रूप में लिखी, तो जिन आंदोलनों से मैं किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा, या तो एक एक्टिविस्ट के रूप में या जर्नलिस्ट के रूप में। अब जैसे कुछ आंदोलन ऐसे हैं जो मेरे जर्नलिस्ट बनने से पहले शुरू हुए, जिनको मैंने जिक्र, जैसे चिपको आंदोलन है, हाँ, या शराबबंदी वाला जो उत्तराखंड का आंदोलन था जो 81-82 में शुरू हुआ था, या किसानों के शरद जोशी का आंदोलन, नजदुमा स्वामी, ये वो आंदोलन थे जो मैं पत्रकारिता में आने से थोड़ा पहले शुरू हुए थे। और कुछ आंदोलन ऐसे हैं जो मैं पत्रकार रूप में मैंने कवर किया। तो चूंकि मेरी शुरू से दिलचस्पी रही आंदोलनों से जुड़ने में, उनके मुद्दों को समझने में, और पत्रकारिता में भी मैं इसीलिए आया था। तो जिन जिन आंदोलनों को मैंने करीब से देखा या जिन आंदोलनों के नेताओं से मेरा संवाद हुआ, जैसे डॉक्टर नजदुमा स्वामी, वो कर्नाटक में उनका आंदोलन पूरा था, लेकिन उनसे मेरा रेगुलर दिल्ली में संवाद होता था जब वो आते थे स्वामी अग्निवेश के यहाँ। शरद जोशी, उनका पूरे महाराष्ट्र में उनका शेतकारी संगठन का किसान आंदोलन था।
लेकिन शरद जोशी, विजय जावंदिया, अनिल गोटे, ये सारे नेता जब दिल्ली आया करते थे तो उनके साथ मेरा निरंतर संवाद होता था। शंकर हुआ नियोगी, उनका पूरा आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ, मैं वहाँ गया भी 2-3 बार। नियोगी जी जब भी दिल्ली आते थे तो मैं उनके साथ उनके आंदोलनों पर, मुद्दों पर चर्चा करता था। और कई आंदोलन ऐसे हैं जो मैंने एक पत्रकार के रूप में भी इन आंदोलनों को देखा और एक्टिविस्ट के रूप में भी। अब जैसे किसानों के आंदोलन, महेंद्र सिंह टिकैत का पूरा आंदोलन हमने एक पत्रकार के रूप में कवर किया, एक एक गाँव, एक एक क्षण इसमें जो है, और उन सारे इसमें बड़े दिलचस्प तरीके से उन लोगों के इंटरव्यूज अकाउंट्स हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं। जी। मतलब जिन्होंने टिकैत को टिकैत बनाया। अब जैसे मैं दिलचस्प बताऊं इसमें कि महेंद्र सिंह टिकैत तैयारी नहीं हो रहे थे किसान यूनियन के नेता बनने के लिए, पूरी रात उनको इसके लिए मनाने के लिए कैसे डॉक्टर सत्येंद्र जो भौरा कला के थे, अभी भी दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने पूरा अनशन किया। ये लोगों को पता ही नहीं है, ये सब मैंने इसमें जिक्र किए हैं किससे, कैसे उस समय जब महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन होते थे तो देश की राजनीति के जो बड़े नेता थे वो कैसे उसमें पर्दे के पीछे सक्रिय रहते थे। चौधरी देवीलाल, बलराम जाखड़, नटवर सिंह, तो कुछ की भूमिका धरना दिलवाने में होती थी और कुछ का धरना उठवाने में। और टिकैत साहब तो बहुत सीधे साधे सच्चे किसान नेता थे, वो राजनीति की जो तिकड़म ताल है उसको थोड़ा कम समझते थे, तो ठेठ तो उस कैसे उसको किस तरह से उसका मतलब लोगों ने अपने अपने हितों में उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग जो भी कहिए किया। मैं इसी सवाल पे आने वाला था कि जैसे आंदोलन तो इतने सारे हुए और लगातार हो भी रहे हैं और लगातार होते हैं, आंदोलन के टूटने की भी एक कहानी है जी, क्योंकि हर आंदोलन कहीं ना कहीं एक मुकाम तक पहुंचता है और उसको तोड़ने वाली शक्तियां बहुत सक्रिय होती हैं। तो क्या इस पूरी पुस्तक में आंदोलन के उभार से लेकर इसके बिखराव तक की पूरी कहानी है? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि उभार पर तो है ही, ज्यादा फोकस उभार पर है कि किन परिस्थितियों में आंदोलन शुरू हुए, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उनके मुद्दों को लोगों ने आत्मसात किया, कैसे संघर्ष हुआ। बिखराव भी, मतलब पूरा फोकस तो मैं नहीं कह सकता कि बिखराव पर हमने किया है, फोकस नहीं। और आपकी बातचीत से एक अच्छा मुझे आइडिया मिला कि इस किताब का अगला संस्करण मैं अगर निकालूं तो उसमें बिखराव पर भी ज्यादा विस्तृत चर्चा हो, लेकिन फिर भी थोड़ा हमने उसको टच जरूर किया है कि बिखराव क्यों हुआ। बिखराव के खासकर किसान आंदोलन की मैं बात करूं, अन्ना आंदोलन की बात करूं, या शंकर कुमार योगी के आंदोलन की बात करूं, या उत्तराखंड के आंदोलन की बात करूं, तो उसमें भी कैसे विचलन हुआ जी, तो वो थोड़ा मैंने जिक्र किया है। जैसे सारे इजाद जिन आंदोलनों को मैंने जिक्र किया, इनमें एक समान चीज रही कि व्यक्ति केंद्रित हो जो होते चले गए। बिल्कुल। जैसे नियोगी जी का आंदोलन पूरी तरह से नियोगी जी के ऊपर केंद्रित हो गया, किसानों का महेंद्र सिंह टिकैत के उसमें हो गया, शरद जोशी के उसमें हो गया, बहुगुणा। तो और जैसे वो व्यक्ति बाहर हुआ सीन से, या तो हत्या हो गई, जैसे दत्ता सामंत की हत्या हो गई, वो भी जिक्र है, शंकर कुमार योगी की हत्या हो गई और संगठन बिखर गया, टूट गया, अलग अलग हिस्से हो गए, या वो व्यक्ति किन्हीं कारणों से जैसे शरद जोशी राज्यसभा में आ गए, पूरा सरकारी संगठन बिल्कुल पीछे छूट गया। महेंद्र सिंह टिकैत को जिस तरह से तमाम सारी शक्तियों ने हाईजैक किया कि उनको ग्लोबल बनाने के चक्कर में कई लोग उनको विदेशी घुमाते रह गए और वो आंदोलन, तो ये सब थोड़ा बहुत जिक्र है इसमें। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं कि इन आंदोलनों के टूटने की जो बुनियादी कारण है उन पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है इसमें जो सत्ता का जो चरित्र है, हाँ। जो आंदोलन को तोड़ने में तो सत्ता का सबसे बड़ा रोल रहता है, और उसके मतलब जाहिर सी बात है कि इस पुस्तक में आपने जिन आंदोलनों का भी जिक्र किया, वो सारे आंदोलन, उसके जो भी टुकड़े हुए, कहीं ना कहीं उसमें सत्ता की भूमिका रही है और उसको कमज़ोर करने में। अभी हाल का जो आंदोलन ले लीजिए, किसानों का आंदोलन जो हाल में हुआ, पता नहीं इसमें उसका जिक्र है क्योंकि संदर्भ वही है जी। जब किसानों का आंदोलन शुरू, तभी किताब शुरू ही वहीं से होती है, संदर्भ वहीं से है, उसका जिक्र है। लेकिन चूंकि और भी आंदोलनों पर मुझे लिखना था तो खाली उस पर नहीं है। एक चीज मैं बताऊं आपको, जितने जन आंदोलन होते हैं उनकी एक विशेषता ये होती है कि शुरुआत जब उनकी होती है तो बड़े बुनियादी मुद्दों से बड़ी ईमानदारी के साथ लोग उसमें जुटते हैं और जनता का भी समर्थन होता है। लेकिन उसमें कुछ तत्व तो ऐसे आ जाते हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन उनको स्थापित राजनीतिक दलों में जगह नहीं मिलती, तो वो इन आंदोलनों में जुड़ जाते हैं और अपने को प्रमुखता से आगे अगली पांत में ले आते हैं। और बाद में
जब वो नेतृत्व की भूमिका में आ जाते हैं, मान लीजिए पहली दूसरी पंक्ति के नेताओं में शीर्ष पे, फिर वो उस अपनी पोजीशन को जिस तरह बार्गेन करते हैं राजनीतिक दलों के साथ टिकट लेने में या उनमें, उनकी बड़ी भूमिका होती है आंदोलन को खत्म करने में। ये आप देखिए ज़्यादातर आंदोलनों में इस तरह का हुआ है कि लोग बड़े जुड़े, बड़ी लंबी लंबी बातें करके, बड़े आक्रामक तरीके से, और उसके बाद उन्होंने आगे चल करके अपने को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। शरद जोशी तो खुद ही चले गए राज्यसभा में, भूपेंद्र सिंह मान खुद राज्यसभा में चले गए, बहुत सारे छोड़ के। हाँ। नियोगी जी नहीं गए। नियोगी और दत्ता सामंत जो ऐसे नेता थे जिनको अपनी जान देनी पड़ी, समझौता न करने का हुआ, और जिन्होंने कर लिया वो हो गए। टिकैत साहब ने कभी समझौता नहीं किया, इसमें जिक्र है, उनको ऑफर भी किया गया था राज्यसभा, लेकिन वो मना कर दिया। लेकिन हुआ ये कि उनके इर्द गिर्द ऐसे तमाम लोग जमा हो गए थे जिन पर उनका नियंत्रण नहीं रह गया, और उन लोगों ने कई जगह इस आंदोलन का अपने लिए व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तेमाल किया। आपने निश्चित रूप से आपका आंदोलन जीवी ये इतनी बेहतरीन और ऐतिहासिक दस्तावेज आपने ये तैयार किया है, इसके लिए आपको बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका अगली किताब आएगी वो इसी की अगली कड़ी होगी शायद, जैसा आपने बताया। तो आपकी नहीं, इसकी अगली कड़ी में तो थोड़ा भी समय लगेगा। हाँ, तो लेकिन 2 किताबें मेरी और आने वाली हैं, वो शायद जल्दी आ जाएं, क्योंकि उनमें काफ़ी कुछ काम मैं कर चुका हूँ, उनको खाली फाइनल टच देना है। तो किस बारे में लिख रहे हैं आप? नहीं, एक तो मेरे लेखों का संकलन है जी, जो मेरे तमाम सारे कॉलम्स छपे हैं पाखी पत्रिका में, उनको संकलित करके मैं किताब के रूप में, वो तो बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी है। एक मेरे कुछ पत्रकारी उस पर जीवन से जुड़ी हुई किताब है, वो थोड़ी दिलचस्प होगी किताब। चलिए, ये अच्छी बात है। और उसका बहुत खुलासा भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो किताब काफ़ी दिलचस्प होगी और आप लोगों को पसंद आएगी। नहीं, आपके अनुभवों के हिसाब से तो जो चीज़ें निकल के आएंगी तो निश्चित रूप से अच्छी होंगी। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ डीवी लाइव परिवार की ओर से भी और अभिव्यक्ति डेस्क की ओर से भी, कि आप धन्यवाद आगे भी और बेहतरीन लिखते रहें। धन्यवाद अतुल जी, आपने मुझे बुलाया और डीवी लाइव जैसे इतने प्रतिष्ठित मंच में मुझे अपना समय दिया और मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका और डीवी लाइव के संपादक जी का, राजीव जी का, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। अभिव्यक्ति के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ, आपको मिलवाएंगे किसी नई शख्सियत से और चर्चा करेंगे किसी नई किताब की। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले सांस्कृतिक गतिविधियों की जो हलचलें हैं उसको भी दिखाएंगे। फिलहाल आपको ये अंक कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।